आज सुबह जब सारे अखबार मैंने देखे तो सब अखबार सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं और लगातार उन्हीं के बारे में खबरें छपी हैं। जैसे आप देख सकते हैं, उनके बारे में बहुत सारा विश्लेषण, बहुत सारी जानकारी तो आपको पता चली जाएगी सारे अखबारों में और न्यूज चैनल्स में। पर कोई भी राजनीति और राजनीतिक कदम, कोई भी सरकारी नीति सबसे सफल तब मानी जाती है जब वो किसी के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से छूती है और जब आप उसका बदलाव अपने जीवन में महसूस कर सके। तो आज मैं आपके साथ एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं अपना। मनमोहन सिंह जी के साथ लोगों के कैसे अनुभव थे, ये तो लोगों ने आपको बहुत सारे आपको देखने सुनने को मिल जाएंगे। 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, तब मैं 18-19 साल का था और ये वो जमाना था। मैं आपको मेरे जीवन की कुछ बातें बताता हूं। उस समय हमारे देश में दो ही गाड़ियां थी, दो कार थी, एक एम्बेसडर और एक प्रीमियर पद्मिनी। स्कूटर लेने के लिए जाएंगे तो एक बजाज स्कूटर हुआ करता था, एक लिबरेटर स्कूटर होता था और एक दो और स्कूटर हुआ करते थे, जैसे विजय सुपर या बाद में एलएमएल वेस्पा आया। इसके अलावा कोई स्कूटर नहीं थे। फोन अगर आपको लेना है तो आप सिर्फ सरकारी फोन ले सकते हैं और उसमें वर्षों की लंबी लंबी वेटिंग थी। मतलब आज अगर आपने फोन बुक किया तो आपको शायद 10 साल में मिलेगा। यही हाल एलपीजी सिलेंडर का था, यही हाल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का था। टीवी जो थे, 2-3-4 कंपनियां थी, बस वही टीवी आप खरीद सकते हैं। दुनिया की जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी वो आपके लिए उपलब्ध नहीं थी। दुनिया के बेहतरीन कपड़े, दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स, दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां वो यहां उपलब्ध नहीं थी। जब मैं कॉलेज में था उस जमाने में, और जब हम स्कूल में भी हुआ करते थे, अगर आपको एक अच्छा जूता खरीदना है, मान लीजिए आज आप अगर नाइकी का जूता खरीदना चाहें या एडिडास का जूता खरीदना चाहें तो आप 5 मिनट में जाकर बाजार से खरीद सकते हैं और या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन उस जमाने में अगर आपको ऐसा कोई जूता खरीदना है तो आपको कुछ अलग तरह के बाजार थे जहां स्मगलिंग का सामान मिलता था, या जो लोग बाहर जाते थे खरीद कर लाते थे फिर यहां से बेचते थे। उनमें से एक दिल्ली में बाजार था, पालिका बाजार। तो अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है, कोई कपड़े खरीदने हैं विदेशी, अगर जूते खरीदने हैं तो आपको पालिका बाजार जाना पड़ेगा और वहां बहुत महंगे दामों पर, मतलब 3-4 गुना ज्यादा पैसा देकर आप उन चीजों को खरीद पाएंगे। तो मैं जब स्कूल में, कॉलेज में, मुझे याद है मैं स्पोर्ट्स में बहुत सक्रिय था, तो रनिंग शूज चाहिए थे और रनिंग शूज यहां अच्छे नहीं मिलते थे। तो मेरे कोच ने कहा कि भारत में तो कोई अच्छे दौड़ने वाले जूते हैं नहीं, आप विदेशी जूते कोई खरीदिए। उन्होंने मुझे इसी तरह के 2-3 ब्रांड्स बताए और मैं दिल्ली में इस तरह घूमता रहा और बहुत हफ्तों की मेहनत के बाद मुझे एक जूता मिला जो मैंने खरीदा। उस जमाने में वॉकमैन आ रहा था और वॉकमैन भारत में नहीं मिलता था, तो आपको ऐसी किसी दुकान से, पालिका बाजार से जाकर खरीदना पड़ेगा और वही हमने किया। इसी तरह के जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, जैसे कैमरे यहां नहीं मिलते थे और आपको किसी को कहना पड़ता था कि कोई विदेश जाए और वहां से कैमरा लेकर आए। तो अगर कोई विदेश जाता था यहां से कोई व्यक्ति, तो उसके पास इतनी फरमाइशें आ जाती थी आसपास के लोगों की, दोस्तों की। कोई कहता था हमारे लिए कैमरा ले आना, कोई कहता था जूता ले आना, कोई कहता था कपड़ा ले आना, कोई और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कहता था ये ले आना, वीसीआर ले आना। तो इस तरह की चीजें उस जमाने में हुआ करती थी और भारत का बाजार बिल्कुल बंद था। और फिर 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीतियां बदली, भारत के बाजार को खोल दिया और उस दिन के बाद से मेरे जैसा जो एक युवा था, जो उस समय, इसके बाद 19-20 साल का, जैसा मैंने आपको कहा 1992 में मैं 20 साल का था, उसके बाद हमने उसको महसूस किया कि कैसे नए नए ब्रांड्स, अच्छी चीजें जो दुनिया भर के बाजारों में लोगों को उपलब्ध हैं, वो भारत के बाजारों में आने लगी। गाड़ियों का बाजार खुलने लगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं उनका बाजार खुलने लगा। और आज शायद जो आज के नई पीढ़ी के लोग हैं वो तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आज आप जो चाहें ब्रांड, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या कपड़ों का हो या जूतों का हो, गाड़ियों का हो,
टू व्हीलर्स का हो, आप सब कुछ यहां पर खरीद सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जिसने, मुझे लगता है कि उस पीढ़ी में रहने वाले, जिस पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूं, हर भारतीय के जीवन को छुआ है। हमें बेहतर सर्विसेज मिली, कम दामों पर मिली, बेहतर ज्यादा विकल्प मिले, वो भी कम दामों पर मिले, और जिंदगी बहुत आसान होगी, जिसे हम ईज ऑफ लिविंग कह सकते हैं। वो असल में ईज ऑफ लिविंग भारत में ये उदारीकरण के बाद आई। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों के बाद भारत में आया, और भारत के लोगों ने उसे बहुत अच्छी तरह से महसूस किया होगा। चाहे जैसे मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, तो एक युवा के जीवन में क्या होता है, उसके जीवन में पढ़ाई है, तो पढ़ाई का सामान, उसे एक अच्छा स्कूल बैग चाहिए। एक अच्छा स्कूल बैग आपको भारत में नहीं मिलेगा, तो स्कूल बैग्स अच्छे मिलने लगे। पढ़ने लिखने के लिए जो सामान चाहिए वो आपको अच्छा मिलने लगा। जूते चप्पल अच्छे मिलने लगे, कपड़े आपके और बेहतर होने लगे। अगर आपके घर में कोई टू व्हीलर खरीदना है आपको, तो उसके लिए आपके पास ज्यादा चॉइस आने लगी, और कम पैसे में ज्यादा फीचर्स वाली टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स गाड़ियां आने लगी। टीवी कम पैसे में दुनिया का बेहतरीन टीवी आपको मिलने लगा। तो ये सारी बातें डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद हुई। लेकिन बाद में जब हम बड़े हो गए और जब मैं पत्रकार बन गया, और मैंने एक पत्रकार के तौर पर, ये तो मैंने आपका अनुभव बताया, अपने एक छात्र के तौर पर, एक युवा के तौर पर मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैसे देखा और उनकी नीतियों ने मेरे जीवन में क्या बदलाव लाए। लेकिन जब मैं पत्रकार बन गया और जब मैं मीडिया में आया, और 2004 से 2014 के कालखंड में हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा, वो एक अलग नजरिया था, देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। लेकिन उसमें भी अगर आप उनसे कुछ सीख सकते हैं, तो पहली चीज सीख सकते हैं लॉयल्टी। वो हमेशा अपनी पार्टी के प्रति लॉयल रहे। लोगों ने बड़ी आलोचना की कि गांधी परिवार के साथ उनके जो संबंध थे, लेकिन गांधी परिवार के लिए भी उनकी जो लॉयल्टी है वो अनक्वेश्चनेबल है। हम वफादारी को और लॉयल्टी को अक्सर बहुत कम करके आंकते हैं, अंडररेट करके देखते हैं। लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज होती है। आज के जमाने में भी आपको वफादारी आसानी से नहीं मिलेगी। आज के जमाने में भी आपको एक वफादार व्यक्ति आपके जीवन में, एक वफादार दोस्त बहुत मुश्किल से मिलेगा। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह वो वफादार दोस्त थे जो आखिर तक गांधी परिवार के साथ बने रहे और कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहे। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन 10 वर्षों में जब वो प्रधानमंत्री रहे, न जाने कितनी बातें हुई होंगी, कितने राज होंगे, कितनी ऐसी बातें रही होंगी जो कॉन्फिडेंशियल हैं, जो हम तक नहीं पहुंची। लेकिन वो ये सारे राज जानते थे, लेकिन उनमें से एक भी राज बाहर नहीं आया। और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है, तो ये सारे के सारे राज उनके सीने में दफन होकर चले गए। कांग्रेस में मैं एक और नेता की आज तारीफ करना चाहता हूं, और वो है प्रणब मुखर्जी। वो भी बहुत बड़े राजदार थे गांधी परिवार के और कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने भी अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ देखा, लेकिन उन्होंने भी मरते दम तक किसी भी एक राज को बाहर नहीं आने दिया। और दूसरे नंबर पर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहूंगा कि सत्ता में सबसे बड़े पद पर रहने के बावजूद, इतनी सारी जानकारियां होने के बावजूद, इतने साले काले राज जानने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपना मुंह नहीं खोला और हमेशा चुप रहे, मौन रहे। ये जो क्वालिटीज हैं, ये आज के जमाने में कहीं मिलती नहीं है। एक और बात जो उनकी बड़ी खास थी वो ये कि महत्वाकांक्षी नहीं थे। उन्हें किसी चीज की बहुत इच्छा नहीं थी। महत्वाकांक्षी का मतलब कि पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने तब तो उन्होंने सोचा ही नहीं था, लेकिन दूसरी बार भी जब बने तो उन्होंने दूसरी बार जीत का श्रेय अपने आप को नहीं दिया, और ना ही उन्होंने कभी ये सोचा कि मुझे ही बनाया जाएगा या मैं सबसे बड़ा दावेदार हूं। तो एम्बिशियस नहीं थे, महत्वाकांक्षी नहीं थे, और जो उनकी पार्टी ने उन्हें दिया वो उन्होंने बहुत सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो क्वालिटीज हैं वो आज के जमाने में लोगों के अंदर मिलनी बड़ी मुश्किल होती है। आज आप देखते होंगे बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं, अगर आप उन्हें कोई पद ना दें, अगर आप उन्हें मंत्री ना बनाएं, अगर आप उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाएं, या और मैं और नीचे जाऊं तो अगर आपने उनको चुनाव लड़ने का टिकट नहीं दिया तो वो पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी की आलोचना करने लगते हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी आलोचना करने लगते हैं।
यानी सब कुछ अपने हित से जुड़ा हुआ है। अगर आप हमें मंत्री बनाएंगे तो हम आपके साथ हैं, हम आपकी तारीफ करेंगे, नहीं बनाएंगे तो हम बगावत कर देंगे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे जो लोग हैं वो बहुत कम बचे हैं अभी, बहुत ही कम, कि अगर पार्टी उन्हें कोई पद ना दे तो भी वो उतने ही वफादार पार्टी के लिए रहते हैं और चुपचाप काम करते रहते हैं। एक और खास बात ये, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। वो किताब लिख सकते थे। किताब लिखने का आपको जानते हैं, आप आजकल लोगों को बड़ा शौक रहता है, जो बड़े बड़े पदों से रिटायर हो जाते हैं वो फिर अपने संस्मरण लिखते हैं, लेकिन ये भी उन्होंने कभी नहीं किया, किताब नहीं लिखी। और कई बार लोग पूछते भी थे तो वो कहते थे कि सच बहुत कड़वा होता है, और ये बात सही है। कई बार सच इतना कड़वा होता है कि उसे तहखाने में रखा जाए वही ठीक है। अगर वो सच बाहर आ जाए तो उसका जहर बहुत दूर तक फैलता है, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह शायद समझ चुके थे। सोशल मीडिया का प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किया, कभी कोई वीडियो नहीं बनाया, कभी सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ लिखा नहीं। तो आज जब वो हमारे बीच में नहीं है, जब वो थे हमारे बीच में, तब तो लोग उनकी बड़ी आलोचना करते थे और अक्सर उनसे कहते थे कि कभी उनके मौन रहने की आलोचना होती थी, कभी उन्हें बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री माना जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के जाने के बाद ही उसकी तारीफ होती है। आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जो इंसान में आजकल बड़ी मुश्किल से पाए जाते हैं, और ये गुण डॉक्टर मनमोहन सिंह में थे। ये सब बातें अखबारों में नहीं छपती, तो मुझे लगा कि वैसे तो ये सब अखबारों में उन्होंने अपनी अपनी तरह से विश्लेषण किया ही है, लेकिन मुझे लगा कि मैं मेरी नजर से 1991 में एक 90 के दशक में आप कह लीजिए एक युवा छात्र, उसके जीवन में उनकी लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज का कितना फर्क पड़ा, और उसके बाद मीडिया में रहने के बाद मैंने उन्हें किस नजर से देखा, ये मेरा एक छोटा सा विश्लेषण आपके लिए था।